Okay, good morning, all of you. Okay, in the previous lecture, we have started the chapter capital budgeting and we have discussed the capital budgeting meaning, objective, then capital budgeting process, then project classification and investment criteria, and we have started the technique of capital budgeting evaluation. And we have already discussed the payback period. What is payback period? How we have to calculate, ठीक है, how we calculate the payback period using annual cash inflow equals and uneven. Okay, then discounted payback period and next accounting rate of return. Now we will discuss the net present value. Okay, net present value. ठीक है, here is the four technique. Number 4, NPV. In shortcut, we pronunciate it NPV, net present value, NPV. The NPV of an investment proposal may be defined as the sum of the present value of all cash inflow. कहने का मतलब क्या है, कोई प्रोजेक्ट है और आप प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हो, पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब कैपिटल आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और उसका जो बेनिफिट होगा कितने टाइम तक मिलेगा, उसका बेनिफिट है कितने टाइम तक मिलेगा. ठीक है, अगर हम यहाँ पे कैपिटल बजटिंग, ठीक है, अभी ये हमारा एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो इसमें दो पार्ट आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू. पहला क्या आता है, कैश इनफ्लो, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कितना कैश आउटफ्लो, मतलब बिजनेस से कैश कितना गया है और बिजनेस में कैश कितना आया, कैश इनफ्लो. इन केस अगर आपने 2020 में, ठीक है, 2020 में रुपीज 25 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया, तो ये 25 लाख जो रुपीज है आपको कितना बेनिफिट देगा, मतलब हर साल आप कितना अर्निंग करोगे, कैश इनफ्लो, कैश कितना आएगा. आउट मतलब जा रहा है, इन मतलब आना, दो वर्ड, इन एंड आउट. बिजनेस से कैश कितना गया और बिजनेस से कैश कितना आया फॉर ए स्पेसिफिक का प्रोजेक्ट के लिए है ये. हाँ, बिजनेस अभी बड़ा कारपोरेट सेक्टर है, बड़ी कंपनी, तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, तो ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड होगा. प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, XYZ, ठीक है, ABCD जो भी नाम है, उस नाम से हमें क्या करना है, उसी तक ये लिमिट रहेगा कि कैश कितना गया उस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड, और उस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड कितना कैश आया, कब कब आया. जैसे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे हमने प्रीवियस वाला भी एग्जांपल अगर लिया है तो, ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल जो हमने लिया है यहाँ पे 10 लाख वाला, चलो इसको ही थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा. इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज है, 25 कैंसिल, हाँ, 10 लाख रुपीज. अब हर साल हमें कितना पैसे मिल रहे हैं, सपोज यहाँ पे हमें ये सारे अमाउंट मिल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा अमाउंट बढ़ा देते हैं, कम कर लेते हैं, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और फिर बाद में वापस समझो ये रिपीट हो गया और ये लास्ट में ये आया. ठीक है, अब इन केस मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मेरा कैश 10 लाख रुपीज गया, अब मुझे कितना रिटर्न मिला, अगर ईयर वाइज देखा जाए 7 ईयर्स तक मेरा ये बिजनेस चला और आगे यहां तक मुझे कितना मिल गया, 13,50,000. मे बी इस प्रोजेक्ट का लाइफ है 7 ईयर्स, प्रोजेक्ट का लाइफ में भी 5 ईयर्स हो सकता है, ठीक है, या मशीनरी का लाइफ 5 ईयर्स हो सकता है, प्रोजेक्ट का लाइफ 5 ईयर्स हो सकता है. तो आप क्या करोगे, उसका कैलकुलेशंस करोगे, कितना पैसा गया और कितना पैसा आया टोटल. अभी आपको टोटल ये मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 13,50,000. ये एक साथ में मिल रहा है क्या,
13,50,000 एक साथ में मिल रहा है क्या? बोलो। ये पूरा पैसा एक साथ में नहीं मिल रहा है। कब कब मिल रहा है? हर साल थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। हर साल थोड़ा थोड़ा ये पैसा मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जैसे 2,50,000 मिला, सेकेंड ईयर में 125, ऐसे अलग अलग ईयर में अलग अलग पैसे हमें मिल रहे हैं। अब अगर सपोज फर्स्ट ईयर में जनवरी में अगर हमने कुछ खरीदा है तो दिसंबर में वही भाव रहेगा क्या किसी भी प्रोडक्ट का? दिसंबर और जनवरी कोई प्रोडक्ट हो गया, हमने जनवरी में अगर सपोज या इनिशियल कोई बुक भी अगर हम बाई करते हैं 40 रुपए की है, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि हम दिसंबर में भी वो 40 रुपए की ही मिलेगी? नो। ठीक है, तो मे बी ये क्या हो जाएगा? मे बी ये क्या हो जाएगा? 45 रुपीज का हो सकता है। यस, ये तो खाली एक साल का बात है। अभी दूसरे साल में अगर आप जाओगे तो 40 रुपए का जो बाई किया था तो 40 रुपए का तो मिलने वाला नहीं है, तो उसका क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ते जा रहा है। इन केस अगर वो 40 रुपए का जो वैल्यू है 50 रुपए में वो बुक मिल रही है, फिर बाद में 5-5 रुपए से हम क्या कर रहे हैं? उसको बढ़ाते जा रहे हैं भाव। मतलब ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? अगर 40 रुपए में जनवरी में 2020 में उस बुक का रेट है, तो दिसंबर में 45 हो गया, एक साल जैसे कंप्लीट हुआ, फिर दिसंबर अगले साल में 50 हो गया, मतलब हर साल 5 रुपए से वो बुक का रेट बढ़ रहा है। तो आप उसको दूसरे वर्ड में कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जो 45 रुपीज लास्ट में उसका वैल्यू अभी कितना है? 40 रुपए है। उसका वैल्यू कितना है? 40 रुपीज है। सेकेंड ईयर के एंडिंग में जो 50 रुपीज का वैल्यू है, आज के डेट में उसका वैल्यू कितना है? 40 रुपीज है। यस और नो? थर्ड ईयर के एंडिंग में जो 55 रुपीज है, आज के डेट में जनवरी 2020 में उसका वैल्यू कितना है? 40 रुपीज है। ठीक है, फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर के एंडिंग में जो 60 रुपीज है, या फिफ्थ ईयर के एंडिंग में जो 60 रुपीज है, आज के डेट में उसका वैल्यू कितना है? 40 रुपीज है। फिर वापस वैसे ही 40 मतलब, तो आपको क्या करना? जो फ्यूचर में जो पैसा का वैल्यू है, आज के डेट में उसका वैल्यू क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, नाम से ही पता चल रहा प्रेजेंट में उसका वैल्यू क्या है। क्लियर है दोनों? यस, मीनिंग क्लियर है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में जो पैसा हमको मिलेगा, आज के डेट में उस पैसे का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम आगे उसमें डिस्कस करते हैं क्या बोला है ऐसा। इसी में हमें कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, तो इसमें हमें कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा, क्या बेस लेंगे हमने? जैसे अभी ये 5-5 रुपए यहाँ पे तो बढ़ा दिया, चलो 40 का 45 किया, 40 का 45 किया, देन 45 का 50 किया, 50 का 55 किया, 55 का 60 किया, 60 का 65 किया, 65 का 70, ये ऐसे हमने तो इंक्रीज कर दिया। तो उसका बेस क्या होगा, कैसे ये इंक्रीज होगा, किससे मल्टीप्लाई करके हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उस जिससे मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर। ओके, क्या बोलेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर, या उसको पीवी फैक्टर भी बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, शॉर्टकट में उसको हम क्या बोलेंगे? पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, आगे हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। अभी जैसे अगर कोई बिजनेस में मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, जैसे मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था ये वाले प्रोजेक्ट में, अब मैं कितना सेलिंग कर रहा हूं, तो उसमें से सारा मेरा एक्सपेंसेस कट करने के बाद कितना पैसा मिलेगा, वैसा हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी स्टेटमेंट कैसे? सेल्स रेवेन्यू, फर्स्ट ईयर में सेल्स कितना हुआ, सेकेंड ईयर में सेल्स कितना हुआ, थर्ड ईयर में, उसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो अगर लिखोगे तो लिख लोगे, टाइम लगेगा आई थिंक, लिखोगे तो आप। ठीक है,
लिख रहे हो कि स्क्रीनशॉट लोगे? बाद में लिखोगे, बाद वाला नहीं तो फिर बाद में न रह जाए ऐसा। ठीक है, कॉलम ड्रॉ करके फटाफट शॉर्टकट में लिख लोगे। अगर कुछ मिस हुआ तो आप इसको नोट डाउन स्क्रीनशॉट के हेल्प से कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। थोड़ा लिखोगे, अटेंटिव रहोगे, प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें थोड़ा और बिल्डअप हो जाएगी। हाँ, अभी सेल्स, हमने सेल्स किया, कितना पैसा आया फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर। अब इसका एक्सपेंसेस क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसको हम नाम देते हैं, वो माइनस कर लेंगे। इसके लिए अमाउंट देखो यहाँ पे ब्रैकेट में है, हमने इसको क्या किया, माइनस किया। फिर बाद में क्या आया, नेट प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, या तो हम नाम देते हैं सेविंग्स इन कॉस्ट। ठीक है, सेविंग्स इन कॉस्ट, हमने कितना पैसा बचाया, या तो फिर अगर हमारा नया प्रोजेक्ट है तो हमने सेल्स किया, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, तो हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये हमें मिल जाएगा माइनस करने के बाद। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करने वाले हैं हम लोग, अदर देन डिप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर लेंगे। डिप्रिसिएशन इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे एक साथ में। हाँ, डिप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर लेंगे, ये वैल्यू हमारा है। अगर डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां पे हमें ये भी लिख सकते हैं क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डिप्रिसिएशन। यस और नो, इसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं ना इसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डिप्रिसिएशन। यस, ठीक है। ओके, अगर क्वेश्चन में आपको ए लाइन मिल गया, क्वेश्चन में कौन सा लाइन मिल गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डिप्रिसिएशन, और नीचे डिप्रिसिएशन का वैल्यू दिया है, तो आपको क्या करना, टैक्स माइनस करके फिर डिप्रिसिएशन ऐड कर दिया है, ऐड कर देना पड़ेगा। क्योंकि आपने ऊपर तो डिप्रिसिएशन सोचोगे कि हमने तो ऊपर डिप्रिसिएशन माइनस ही नहीं किया, तो वापस कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन कहां से दिया है, यहां से दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डिप्रिसिएशन। अब इसमें से आपने टैक्स माइनस किया, इसमें से आपने टैक्स माइनस किया, तो क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया है। ठीक है, अब इसमें आप डिप्रिसिएशन ऐड करोगे, जो ऊपर आपने जिस ईयर का जितना डिप्रिसिएशन आपने माइनस किया है, उसको आप यहां पे क्या करोगे, ऐड कर लोगे। आपको क्या मिल जाएगा, नेट एनुअल कैश इनफ्लो, मतलब आपने गुड्स बनाया, ठीक है, उसका कॉस्ट निकाला और उस पे प्रॉफिट ऐड करके उसको सेल किया, सेल किया तो उसका वैल्यू मिल गया, तो आपने कॉस्ट ऑलरेडी आपका रिकॉर्डेड है, तभी तो आपने सेल्स प्राइस डिसाइड किया कितना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यस और नो, ठीक है। तो आपने सेल्स में से कॉस्ट माइनस किया, फिर डिप्रिसिएशन माइनस किया, गवर्नमेंट को टैक्स दिया, फिर डिप्रिसिएशन ऐड कर दिया, तो एक्चुअल में आपको ये मिल गया क्या, नेट एनुअल कैश इनफ्लो। इसी को हम जरूरत होती है एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए, या फिर पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। यहां तक तो हमारा ये भी चाहिए, इसमें भी आप देखोगे यही चीज मिलने वाली है, ये वाला पे बैक पीरियड के लिए। सिर्फ इसमें आप अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अगर मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो पीवी फैक्टर में ये कन्वर्ट नहीं होगा, आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड आपको कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है सबको? यस।
ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बार बार इसको लिखना है। नहीं लिखोगे तो फिर ये क्वेश्चंस आगे जब करोगे तो समझ में आने वाला नहीं है। क्वेश्चंस में अगर शॉर्ट, हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलता है आपको, इसमें से 2 पार्ट दे दिया, तीसरा फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया। अगर क्वेश्चन में कैसे आता है, इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ₹20,000 एंड डिप्रिसिएशन इज ₹5,000, फाइंड आउट नेट एनुअल कैश इनफ्लो। तो आपको पता है कि उसमें प्लस करना है कि माइनस करना, तब तो आपको मिलेगा आंसर। यस और नो? हाँ, डिप्रिसिएशन को हमने प्रीवियस में ही डिस्कस किया था कि ये नॉन कैश आइटम होता है। ठीक है, नॉन कैश आइटम इसलिए होता है कि आप अगर, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू चार्ज करते हो तो आप किसी को वो पेमेंट देते हो क्या? जैसे आपने लिखा रेंट टू रेंट अकाउंट, मतलब आपने रेंट 10,000 भर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल 15,000 ये दे दिया, टू सैलरी एंड वेजेज 1 लाख, 1 लाख दे दिया, टू डिप्रिसिएशन 20,000, आपने किसी को पे किया क्या हो? नो। ठीक है, आपने किसी को पे नहीं किया, ठीक है, फिर भी आपने डिप्रिसिएशन क्या किया? चार्ज किया। क्यों चार्ज किया? क्योंकि आपने एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। अब उस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक साथ लमसम हुआ, उसी को रिकवर करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हो? उसका डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, और इनडायरेक्टली वो वैल्यू कहीं पे आप क्या कर रहे हो? अकुमुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो इस वजह से जब आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो आपका प्रॉफिट क्या होता है? आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम होता है कि ज्यादा? यस। अरे अरे, कैसे ज्यादा कैसे होगा? आप डिप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा? हे भगवान। हम्म। एग्जाम्पल अभी वो क्या ये दिखाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस बना के? अभी टीवाई में हो ऐसा आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है। हम्म। ये क्या? पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स और ये रुपीस, यहाँ पे हमने टू सैलरी लिख दिया, यहाँ पे टू रेंट लिख दिया। चलो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस आ गए, और यहाँ पे हमने लिख दिया बाई जीपी ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख। ठीक है, कितना लिख दिया? 2 लाख। और यहाँ पे क्या लिख दिया? टू डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, चलो इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं 25,000, रेंट लिखा 50,000, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 1 लाख करते हैं रेंट, और इसको चलो 20,000। अभी नेट प्रॉफिट कितना आएगा? बोलो, नेट प्रॉफिट कितना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा, कि लॉस हो जाएगा? बोलो, आंसर दो। नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 55,000। ओके, गुड। अगर टैक्स होता, टैक्स रेट 50%, तो टैक्स किसके ऊपर देना पड़ता है? प्रॉफिट के ऊपर कि एक्सपेंसेस के ऊपर?
प्रॉफिट के ऊपर, तो 55,000 इंटू 50%, कितना टैक्स हो जाएगा? कितना टैक्स भरोगे? टैक्स बोलो। 27,500। ठीक है, क्लियर है? अभी हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें डिप्रिसिएशन नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा नॉन कैश आइटम है। ये क्या है? नॉन कैश आइटम है। अब देखते हैं हमें क्या फायदा या नुकसान होता है। चलो इसके बाजू में ये कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस। सैलरी तो सेम रहेगा, यस और नो? सैलरी क्या रहने वाला है? सेम। अब बोलोगे हमने अगर किसी को डिप्रिसिएशन का पेमेंट किया नहीं है तो लिखेंगे क्यों? अगर नहीं लिखते हो तो यहाँ पे 0। और अभी नेट प्रॉफिट कितना आएगा? अभी नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 20,000 से बढ़ जाएगा, इतना क्या सोचना है? हाँ, 75,000 अभी ये न्यू प्रॉफिट मिल गया। अब गवर्नमेंट तो बोलेगी तुमने इतना कमा लिया, चलो टैक्स दे दो। कितना टैक्स दे दोगे? टैक्स कितना दोगे अभी? बोलो, टैक्स कितना दोगे? 37,500। तो पहले गवर्नमेंट को टैक्स कितना दे रहे थे? 27,500। अनम्यूट करके भी बोलो अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो। ठीक है, पहले टैक्स दे रहे थे 27,500, अभी कितना दे रहे हो? 37,500। ज्यादा दे रहे हो कि कम? ज्यादा दे रहे हैं, टैक्स ज्यादा हो दे रहे हैं। तो अभी डिप्रिसिएशन लिखने में फायदा है कि नुकसान? कि पेमेंट तो आपने किया है। हाँ बरोबर। अभी क्या हो रहा है हमारा, डिप्रिसिएशन अगर नहीं लिखेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा? टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। और डिप्रिसिएशन का हम तो कहीं पेमेंट करते नहीं है, इसके लिए हमारा क्या होता है, नॉन कैश आइटम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन लिखेंगे तो हमारा टैक्स सेविंग हो जाएगा। टैक्स सेविंग कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम जो अगर टैक्स भरेंगे ना डिप्रिसिएशन लिख करके तो 37,500 होगा। अगर डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे तो हमारा 10,000 का टैक्स बच जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले डिप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं कि हम कम से कम टैक्स भरे। ठीक है, और ये नॉन कैश आइटम होता है, हमें पैसे की जरूरत रहती है और हमने किसी को पेमेंट नहीं किया है, तो एक्चुअल में हमारा ये जो 20,000 का जो कहीं पे या पेमेंट नहीं हुआ तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको डिप्रिसिएशन ऐड बैक कर देते हैं कि एक्चुअल में हमारा कैश इनफ्लो मिल जाए। समझा? अभी क्लियर है सबको? अभी अगर किसी ने बोला है कि डिप्रिसिएशन क्यों ऐड करते हैं तो उसको आज के डेट का, ठीक है, वीडियो बताएंगे हम। कोई नोट डाउन कर लो, ये वीडियो चेक कर लो भाई, तुम्हारा एक क्लियर क्या हो जाएगा, डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। यस और नो? वापस नहीं तो हम इसके ऊपर 10 मिनट और चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का डेट 27 जुलाई, ओके, 2021 बोलेंगे। ठीक है, एफएम का इस दिन का वीडियो देख लो, आपका ये डाउट
क्लियर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़े अभी। यस, ठीक है। अभी हमारा ये नेट एनुअल कैश इनफ्लो, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डिप्रिसिएशन। अब इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने वही आपको यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है, एक तरह से परसेंटेज है, एक वैल्यू जो होगा इन्फ्लेशन रेट, जिसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टर्म्स में इन्फ्लेशन से ऐसा कुछ कैलकुलेट करके हमें एक कंसीडर करना पड़ता है कि जैसे फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि 10% 8% के हिसाब से मटेरियल हो गया या उसका लेबर का जो है कॉस्ट हो गया बढ़ते जाएगा, तो हमारा प्राइस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 10%, 15%, 12% एक एक्सपेक्टेड रेट होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसको भी अगर मान लो 10% आया, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, कितने परसेंटेज से वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा कम होगा या बढ़ जाएगा। कम होगा मतलब प्रेजेंट वैल्यू में कम होगा और फ्यूचर में बढ़ जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो इसको हम अगर 10% है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, 10% इज इक्वल टू क्या। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं 1 डिवाइड बाई 1.10, फिर इक्वल टू प्लेस कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो 10% है 10 डिवाइड बाई 100 कर देना, 10 डिवाइड बाई 100 ऐसा मीनिंग होता है। ठीक है, तो अगर 10 डिवाइड बाई आप 100 करते हो तो वही आएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू में क्या डिफरेंसेस होगा, तो इसमें प्लस और 10 कर दोगे, किसमें 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 10, ऐसा। तो फाइनली जो हमारा कैलकुलेशन क्या होता है, 10 डिवाइड बाई 110। तो शॉर्टकट में हम बोलते हैं 1 डिवाइड बाई 1.1। 10% के लिए ये होता है। ठीक है, तो अगर आप कैलसी पे डिवाइड करोगे क्या, 1 डिवाइड बाई 1.1, तो आपको मिलेगा 909091। तो बेसिकली 3 डिजिट या 4 डिजिट तक हम इसको कंसीडर करते हैं। तो पीवी फैक्टर आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको ऐसे इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर 12% है, ये कैलकुलेट करने आता है ना आपको कि नहीं, ये था एफएम में था फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी याद है कैलकुलेट करने आता है कि नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अभी फिफ्थ आ गया। याद है कैलकुलेट करने आता है, यस और नो, नहीं तो नोट डाउन करो फटाफट। अरे रिस्पॉन्स बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो। हाँ ठीक है, तो उतना ही आंसर देना है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा है 10%, पीवी फैक्टर इज 10%, आप क्या करोगे, कैलसी पे 10% मतलब आपको ये लिखना है कि से 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 10, जितना परसेंटेज रहेगा वो ऐड कर दोगे। अब 12 के लिए क्या होगा, 12 के लिए क्या होगा, तो इसमें सिर्फ ये है 1 डिवाइडेड बाई, देखो ऐसा यहाँ पे जैसे है 1 डिवाइडेड बाई 1 है, आपको रखना ही है। अब जो परसेंटेज होगा, जो परसेंटेज होगा उसमें क्या करोगे, पॉइंट डाल के ऐड कर देना है, बस ये ध्यान में ऐसा। हमने तो समझने के लिए यहाँ पे 10 आया, ऐसा नहीं कर देना कि यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 12 प्लस 12, 100 प्लस 12, ऐसा नहीं। ये तो समझने के लिए ऐसा हम बोले कि 10% मतलब क्या, 10 डिवाइड बाई 100 होता है, फिर उसमें हम 10 ऐड करते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या है, 1 डिवाइड बाई 1 आपको लिखना है, उसमें फिर पॉइंट पुटअप करना और जितना परसेंटेज है वो ऐड कर देना। अब जैसे अगर सपोज 14% हुआ तो
क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई 1 पॉइंट 1 डिवाइड बाई 1 पॉइंट क्या 14 14 यस वेरी गुड। अभी अगर सपोज 9% हुआ तो फिर क्या करेंगे 9% हुआ तो कैसे कितना आएगा 1 डिवाइड 1 बाई डिवाइड 1 बाय 1.9 ये रॉन्ग हो जाएगा। मैं इसके लिए लिखा मैं सोचा चलो ठीक है 9 जीरो ये क्या नाइन 9% यस 09 ये 9% का मतलब क्या हो गया 9 डिवाइड बाई 100 देखो कितना है ऐसा 9 डिवाइड बाई 100 अब अगर आप कैलसी पे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये 09 पॉइंट यस तो इसके लिए आपको यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1 क्या करना है 09 लिखना है। अगर आगे ऐसा आता है 12.5 थोड़ा इसको इधर लेके आते हैं इसको ये लाइन में ठीक है। अभी अगर ये 12.5% है तो कैसे लिखोगे बोलो 12.5 है तो किसे लिखोगे 1 डिवाइड बाई 1 फिर पॉइंट जब वन पॉइंट टू आगे आ जाएगा यस पॉइंट 125 ये जो ऊपर पॉइंट दिख रहा है 12.5 ये पॉइंट आगे लेके आ जाना अब जितना वो है ठीक है डिजिट वो पुटअप कर देना है। क्लियर है सबको। अभी अगर सपोज 8.5% हुआ तो 8.5% हुआ तो क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई 1 पॉइंट जीरो पॉइंट एट फाइव 0.85 यस .085 वेरी गुड। चलो अब तो ये जो आंसर आएगा ये फर्स्ट ईयर का आएगा 1 2 3 4 5 6 अभी हमें अगले साल का भी तो चाहिए एक बार डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ईयर का मिलेगा सेकेंड ईयर का कैसे मिलेगा। ठीक है तो मैं कैलसी पे आपको कैलकुलेटर ओपन करता हूँ देखता हूँ अगर मिल गया तो ठीक है कैलसी विजिबल है पीसी वाला यस ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे 1 देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 हमने ये कैलसी पे लिया। अब क्या करना आपको सिंपल इक्वल टू आप यहाँ ऐसा प्रेस करोगे तो ये फर्स्ट ईयर का आपको मिल जाएगा फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर मिलेगा। गॉट इट एवरीवन 1 डिवाइड बाई 1.1 ठीक है इक्वल टू करोगे 12% का है तो 1 डिवाइड बाई 1.12 करोगे तो इक्वल टू प्रेस किया एक ही बार प्रेस करना है तो आपको फर्स्ट ईयर का ये पीवी फैक्टर मिलेगा। दोबारा इक्वल टू प्रेस करोगे तो ये सेकेंड ईयर का मिल जाएगा। ठीक है वापस इक्वल टू प्रेस करना सिर्फ आपको देखो ये थर्ड ईयर का मिल जाएगा। वापस इक्वल टू प्रेस करोगे फोर्थ ईयर का वापस इक्वल टू फिफ्थ ईयर वापस इक्वल टू सिक्स ईयर ऐसा मतलब देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर ऐसे आपका ये पीवी फैक्टर मिल जाएगा। ओके क्लियर है सबको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है
ये हमारा आ जाएगा ये प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी इसमें और क्या दिया है। तो इसमें पीवी फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये वाले इसको, ये वाला जो हम बोल्ड करते हैं और वैल्यू हाईलाइट करते हैं, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, पीवी फैक्टर से। यहाँ पे आएगा, फिर आपका ये वैल्यू मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा उसको हम नाम देंगे प्रेजेंट वैल्यू। फिर इसको टोटल करेंगे हम, किसको टोटल करेंगे, ये जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर का आएगा, सेकेंड ईयर का आएगा, थर्ड ईयर का आएगा, 1 2 3 सबको एक साथ में टोटल करेंगे। फिर अगर वर्किंग कैपिटल हमने कुछ बीच में इंट्रोड्यूस किया है या स्टार्टिंग से वर्किंग कैपिटल लग रहा है, क्वेश्चन में ऐसा है, तो अमाउंट उसका और पीवी फैक्टर लास्ट ईयर का, इसको हम नाम देते हैं रिलीज्ड ऑफ वर्किंग कैपिटल। लास्ट ईयर का मतलब ये, जैसे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का यहाँ पे पीवी फैक्टर रहेगा, उसी से आपको अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, ये ऐड हो जाएगा। अगर कोई मशीनरी यूज कर रहे हो, उसका सॉल्वेज वैल्यू है, ठीक है, सॉल्वेज वैल्यू, तो उस वैल्यू को भी आपको क्या करना है, अमाउंट और पीवी फैक्टर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पीवी एट लास्ट ईयर, पीवी फैक्टर ऑफ लास्ट ईयर का, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर अमाउंट मिल जाएगा। फिर टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, अगर आपने कोई असेट्स बेचा है लॉस पे तो आपका टैक्स सेविंग होता है। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट 6 ईयर का है, आपने कोई असेट्स खरीदा और आपको लगता है यूजफुल नहीं है, आपने उसको बेच दिया, लॉस में बेचा, तो आप उसके ऊपर से टैक्स का सेविंग कर सकते हो। टैक्स क्लेम करोगे तो आपका टैक्स सेविंग होगा, वो भी ऐड कर दोगे। इन केस आपने असेट्स को प्रॉफिट पे बेच दिया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे। तो ये आ जाएगा आपका एक्चुअल टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, पीवीसीआई, इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं पीवीसीआई, प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। एक पर्टिकुलर ईयर का, एक एक साल का नहीं, सबका कैलकुलेट करने के बाद फिर आपको टोटल करना है। अब फिर नंबर आता है किसका, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये वाला पीवीसीओ। अब ये कैलकुलेट कैसे करोगे, जैसे आपने कोई मशीनरी परचेज किया या ठीक है कोई प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका अमाउंट, प्राइस ऑफ मशीन या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, कैरेज, गवर्नमेंट ने उसमें कुछ सब्सिडी दे दिया, जैसे आप गैस का सिलेंडर भरवाते हो डोमेस्टिक यूज के लिए, 800 रुपए प्राइस है, बरोबर, गवर्नमेंट 100 रुपए उस पर सब्सिडी दे दिया, तो आपको सिलेंडर कितने में पड़ा, बोलो, 700 में। तो आपका एक्चुअल 800 गया था, लेकिन 100 रुपया तो रिटर्न भी मिल गया ना, तो एक्चुअल 700 ही हो गया। यस, तो ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जैसे बहुत सारा गवर्नमेंट का स्कीम प्रमोट करती है, सोलर वो का सिस्टम जो ऐसा रहता है, उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अगर इन केस कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो वो पैसा आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे। ठीक है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। ठीक है, अभी जैसे क्या हो गया कि अगर आपको, ठीक है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको अगर सपोज कुछ एम्प्लॉय हो गया या कुछ एक्सपेंसेस कम करना पड़ रहा है, उसके वजह से आपको किसी को कंपनसेशन देना पड़ रहा है। जैसे अगर सपोज एग्जांपल लेते हैं हम कि कोई प्रोजेक्ट हम काम कर रहे हैं, बरोबर है, तब उसमें 20 वर्कर काम कर रहे हैं। अब कोई हमने मशीन लेके चले आए और हमें लग रहा है कि अभी 20 वर्कर नहीं चाहिए, 5 वर्कर ही काम पे
सॉरी 15 वर्कर ही काम पे चाहिए, 5 वर्कर हमारे पास एक्स्ट्रा हो रहे हैं। ठीक है, अभी 5 वर्कर हमारे परमानेंट एम्प्लॉय थे, हमारी वजह से अब वो क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं, तो उसको हमें कुछ ना कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट उसमें ऐड हो जाएगा। अब हमने कंपनसेशन दिया तो हमारा एक्सपेंसेस हो गया, तो उसके ऊपर हमें टैक्स का सेविंग हो जाएगा, टैक्स सेविंग ऑन रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। फिर अगर हमारा नई मशीनरी आ रही है, बरोबर है, नया प्रोजेक्ट है, अब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, वर्कर को हम ट्रेनिंग देंगे तो उसका एक्सपेंसेस होगा, तो इस एक्सपेंसेस को भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर हमें मिल जाएगा टोटल नेट कैश आउटफ्लो, ये मिल जाएगा हमको यहाँ पे। ये दो चीजें हमें चाहिए एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए। फिर हमारा यहाँ पे एनपीवी आता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो जाता है एनपीवी का कैलकुलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एनपीवी 0 होता है। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट क्या करते हो, ठीक है, स्टार्ट करते हो, तो आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट आएगा और ऐसा रिटर्न आएगा जहां पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, बरोबर। आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और 10 लाख मिल गया, मतलब आपको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, आपको 9 मिला, तो मतलब 1 लाख का लॉस हो गया। 10 के बजाय 12 मिल गया, तो मतलब क्या, आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो आईआरआर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एनपीवी क्या होता है, 0। मतलब कहने का क्या है कि ऐसा रेट डिफाइन करना है, ऐसा रेट डिफाइन करना, जैसे यहाँ पे नाम में ही मेंशन क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। रेट कौन सा ऐसा परसेंटेज है, कौन सा ऐसा रेट है जहां पे एनपीवी क्या होगा, 0 होगा। मतलब आपका जितना पैसा लगा हुआ है, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो दोनों क्या है, इक्वल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इट इज द डिस्काउंट रेट एट विच द एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ठीक है, कैश इनफ्लो इक्वल टू द एग्रीगेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। दैट इज द रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू 0। आपको सिर्फ ये याद रखना है। अगर क्या होता है, द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड इफ द आईआरआर एक्सीड द कट ऑफ रेट। ठीक है, अगर कट ऑफ रेट से ज्यादा है आईआरआर, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अगर कम है तो उसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे हम एक क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली समझ लेंगे, और यहाँ पे आपको स्टेप्स दिया है कैसे कैलकुलेट करना है। आप लोग नोट डाउन करो, इसको रिवीजन करो, 1-2 बार इसको रीड आउट करना, इतना इजीली समझ में आने वाला नहीं है, नई चीजें हैं। आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए लोअर डिस्काउंटिंग रेट है, देन एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, फिर इनटू क्या करते हैं, हायर रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, ये दिस प्रेजेंट के लिए आप ये फॉर्मूला लिख के रखोगे। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको समझ के सॉल्व करेंगे। आगे है, लास्ट है आपका प्रॉफिटेबिलिटी टेक्निक जो आता है, सॉरी टेक्निक है इवैल्यूएशन करने का, कैपिटल बजटिंग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसको हम पीआई भी बोलते हैं शॉर्टकट में, पीआईपी। इसको दूसरे वर्ड में हम भी नाम देते हैं डिस्काउंटेड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है, डिस्काउंटेड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। इसमें ज्यादा कुछ झमेला नहीं है, सिर्फ आपको ये वाला अगर दोनों मिल गया, क्या
नेट प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो और टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, बस उससे ही आपको डिवाइड कर देना है। टोटल प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। और हमने ऊपर स्टेप्स में इसको क्या किया है, ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैसे मिलेगा इनफ्लो और आउटफ्लो का। ठीक है, ये सारे टेक्निक है, आप एक दो बार इसको गो थ्रू जाओ, रिवीजन करो, एक दो बार फॉर्मेट लिखो तो थोड़ा सा रिकॉल होगा। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा ये टेक्निक जो भी है इवैल्यूएशन का हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। जो भी हमारे मन में डाउट है कैलकुलेशंस का ऐड ऑन करेंगे हम इसमें। ठीक है, अभी अटेंडेंस ले लेते हैं, और कुछ अगर डाउट है तो अभी कोई टर्म से रिलेटेड पूछना आप तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट में फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, यस यस, नोट सेंड कर देंगे। नोट डाउन किया तो है नहीं आप लोगों ने, है कि नहीं? नोट डाउन किया है क्या? टाइम ही नहीं मिलता है कि नहीं नोट डाउन करने के लिए। चलो अच्छा, अटेंडेंस दे दोगे। रोल नंबर 1 सुभिद्रा, 5 गणेश, गणेश, 8 गौरव, 9 सलोनी, 10 कविता। 17 दीपिका, 24 चिन्मय, 26 राजू, 29 तानिका। 34 who is 34? Neeraj, announce your name. Okay, 35 ऋतु, 40 प्रीतम, 44 रिया, 45 अभिषेक, 48 49 52 53 वॉटसन, 53 टेफी। स्टेफी। हाँ स्टेफी, लेक्चर्स आप ज्वाइन नहीं करते हो? सीए के लेक्चर में आए और चले गए। हाँ सर, वो एक्चुअली लाइट गया था। अच्छा, पूरा 1 घंटा कौन सा एरिया में हो? थाने। हाँ, थाने। कौन सा थाने? थाने में कौन सा? वर्तक थाने में में। कौन सा है? अब तो फिर कौन सा सप्लाई है?